चलते हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा है इसको लेकर, उसको लेकर भी धमकी दी गई है और धमकी देते हुए ये कह दिया गया है कि हम तो मदद नहीं करने वाले, अगर हम मदद करेंगे तो इस शर्त पर करेंगे कि हमने अभी तक जो आपके लिए लगाया है हमारा कुछ तो आउटपुट निकले। ट्रम्प का ये कहना है कि हमने इतना पैसा लगा दिया तो हमको कुछ मिलना भी तो चाहिए, और हमको कुछ मिलना चाहिए मतलब खनिज संपदा पर सीधे सीधे टारगेट है ट्रम्प का। कहाँ की खनिज संपदा पर? यूक्रेन की खनिज संपदा पर। बिल्कुल। क्या हो रहा है उसमें डेवलपमेंट? दरअसल ट्रम्प का एक लाइन का वो बयान है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उनका बयान उनका ये है कि यूक्रेन कभी भी रूस में शामिल हो सकता है, जो कि ये बहुत बड़ा बयान है। 3 साल से वहाँ, लगभग 3 साल से वहाँ पर युद्ध चल रहे हैं और उस बीच अब ट्रम्प 20 दिन हुए, 21 दिन हुए उनको आए, 22 दिन, और अभी ट्रम्प आकर के डायरेक्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि यूक्रेन कभी भी रूस में शामिल हो सकता है। अब बताइए, जो यूक्रेन अमेरिका की मदद से युद्ध लड़ रहा है, उसके पीछे ऐसा नहीं है कि केवल अमेरिका ही मदद कर रहा है, बल्कि यूरोपियन देश भी कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन को जो मुख्य रूप से मदद कर रहा है वो अमेरिका, ब्रिटेन है, और अमेरिका कह रहा है कि यूक्रेन कभी भी रशिया में शामिल हो जाएगा। बिल्कुल। अब इस बयान के बाद से जेलेंस्की का बयान आता है। हाँ। वो बोलते हैं कि रूस यूक्रेन, मतलब यूक्रेन तैयार है रूस से जमीन अदला बदली करने के लिए। अब ये कैसा जमीन है? जैसे कि अभी लगभग 3 साल से जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में यूक्रेन ने भी बहुत सारे जमीन जो है कि कब्जा लिया है रूस का। रूस भी काफ़ी जमीन यूक्रेन का कब्जा कर लिया है लड़ाई के दौरान। तो अब उसी ये जेलेंस्की बोलते हैं कि ये जो अदला बदली वाला बात है, ये उसी जमीन का बात कर रहे हैं कि अगर 36 महीनों में रूसी सेना ने यूक्रेन के 22% से ज़्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया। और इसमें जो इलाका है उसमें भी एक डेटा निकलकर सामने आ रहा है कि लुहांस्क और डोनेस्क, इसमें करीब 60% खनिज भंडार है और इस पर रूस का कब्जा हो चुका है। तो ये एक बड़ा अपडेट इसमें आया है। और इसीलिए ये कह रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कि हम ज़मीन की अदला बदली करने के लिए तैयार है। वो भी बयान कब आता है? जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि वहाँ पर यूक्रेन कभी भी रशिया के कब्जे में जा सकता है। तो क्या ये माना जाए कि पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में पुरानी बिल्कुल दोस्ती है, ये तो, या फिर कि उनका सीधे सीधे इशारा या निशाना जो है वो खनिज है वहाँ के? बिल्कुल। देखिए, शपथ से पहले जब वो ट्रम्प का अमेरिकी जब रिजल्ट आता है उसके बाद से ही एक्टिव हो जाते हैं ट्रम्प। और ऐसा चर्चा भी उस समय हुआ था कि एलन मस्क जो है वो सीधे सीधे पुतिन से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। ऐसी उसमें चर्चा चल रही थी कि डायरेक्ट एलन मस्क पुतिन से बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें ट्रम्प जो है वो इनको रखे हुए हैं बीच में, एलन मस्क को। तो और भी लोग हैं बीच में, बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल, अब वो क्या है कि अब इस बयान के बाद से पुतिन भी बहुत अभी एकदम मतलब कि गदगद हो चुके हैं कि हाँ अब अमेरिका मेरे साथ आ रहा है धीरे धीरे। क्योंकि लगभग 3 साल से वहाँ पर युद्ध चल रहे हैं और युद्ध को खत्म करना है। उनका 100 दिन का टारगेट है ट्रम्प का। ट्रम्प ने एक टारगेट बना लिया, जैसे कि इजराइल हमास का बोले थे कि आने के पहले मैं युद्ध खत्म कर दूंगा, तो एक दिन पहले उन्होंने सीज फायर करवा दिया इजराइल और हमास के बीच। अब 20 जनवरी से वो 100 दिन का टारगेट रखे हुए हैं ट्रम्प कि रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है वो 100 दिन के अंदर में खत्म कर देंगे। तो अब ये टारगेट जो है ये देखना होगा कि पूरा होता है कि नहीं, क्योंकि एक टारगेट उनका पूरा हो चुका है सीज फायर नहीं, लेकिन टारगेट पूरा हो चुका है, लेकिन उन्होंने एक नई चाल भी तो चल दी है यहाँ पर। और वो नई चाल जो है वो इजराइल के लिए तो मन मुतल्लक या मन मुताबिक कही जा सकती है, क्योंकि इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाने का सपना देख चुका है। और ग्रेटर इजराइल बनाने का सपना ही नहीं, हाल ही में एक मैप भी बाकायदा उसकी तरफ से जारी कर दिया गया है जिसमें कई सारे देश जो हैं उसे वो बताया है कि 3,000 साल पहले, 3-4 हज़ार साल पहले वो कई सारे देश इजराइल का ही हिस्सा हुआ करते थे, इजराइली वहाँ तक फैले हुए थे। तो क्या ये केवल फिलिस्तीन को या गाज़ा पट्टी को अपने कब्जे में लेना या फिर इसका और विस्तार करना है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या मुस्लिम मुल्क इसके लिए राज़ी होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा अगर दूसरी तरफ ट्रंप की रूस और यूक्रेन की अगर बात कर ली जाए तो ट्रंप ने ये कह दिया कि हमने तो बहुत खर्चा कर लिया, हमने बहुत खर्चा कर लिया और अब और खर्चा करने की स्थिति में हम नहीं हैं, हम इस मूड में नहीं है, क्योंकि हमको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। और आउटपुट की तरफ यानी कि कुछ न कुछ मिले हमको। अमेरिका का इशारा कुल मिलाकर वहाँ की खनिज संपदा से है और वो चाहते हैं कि 500 बिलियन की खनिज संपदा जो है वो यूक्रेन अमेरिका को देने का वादा करे, तब हम आगे जाकर आपसे बातचीत कर पाएंगे या आपकी मदद कर पाएंगे। कुल मिलाकर मदद का भी मतलब ये है
के मदद कर पाएंगे तो युद्ध शांति की ही बात होगी, यहाँ पर युद्ध शांति हो जाएगी। हालांकि पुतिन इस बात को समझ रहे हैं कि ट्रंप का इशारा किस तरफ है। वो चाहते हैं कि वो खनिज संपदा अमेरिका के पास जाएगी तो अमेरिका माला माल होगा, और अगर रशिया जिसने कब्जा कर रखा है अगर रशिया के पास रहती है तो जाहिर सी बात है कि रशिया को इससे फायदा होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। दूसरी तरफ नाटो को लेकर भी कह चुके हैं, चूंकि ये युद्ध जो है इसमें नाटो भी कहीं ना कहीं मदद तो कर ही रहा है। वो तो नाटो में शामिल होने के लेकर के पूरी युद्ध तो इसी के लिए हो रही है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है। अब पुतिन नहीं चाहते हैं कि नाटो में यूक्रेन शामिल हो। पूरा युद्ध ही तो इसी को लेकर और युद्ध के बीच तो शामिल करने भी नहीं वाले। ये भी कह दिया कि युद्ध चलेगा तब हम इसको शामिल नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ और है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम नाटो का बोझ नहीं वहन कर सकते, हम नहीं सह सकते। हम कब तक खर्चा करेंगे, और हमको नहीं करना खर्चा, क्योंकि ये सारा जो है अमेरिका के ऊपर बोझ आ रहा है, और अमेरिका फर्स्ट की नीति को भी उनके ध्यान में उन्होंने रख रखा है। अच्छा, अभी सबसे बड़ी बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप खुद एक बिजनेसमैन है। वो समझते हैं कि कहाँ फ़ायदे की चीज़ है, चाहे वो गाज़ा पट्टी पर कब्जे की बात हो कि वो चाहते हैं कि उसको डेवलप हम करेंगे और अमेरिका वहाँ पर रहेगा, अमेरिका रहेगा, ठीक है। और दूसरी तरफ अब अमेरिका रहेगा और इजराइल से उनकी ऐसी दोस्ती, तो अमेरिका और क्या इजराइल, वो तो इजराइल ही हो गया एक प्रकार से। तो ये शायद ये उनके दिमाग में चल रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर भी उनके दिमाग में चल रहा है कि खनिज संपदा हो जाएगी तो बढ़िया रहेगा। तीसरी तरफ वो ब्रिक्स के देशों पर भी कहीं ना कहीं प्रेशर, डी डॉलराइजेशन की कोशिश हो रही है, उसको लेकर वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टैरिफ वाली बात कही थी उन्होंने। जैसे ब्रिक्स क्या है कि वो अपना करेंसी लेके आना चाह रहा था, तो ट्रंप ने डायरेक्टली, मतलब अमेरिका ने डायरेक्टली मना कर दिया कि अगर ऐसा होता है तो वो 100% टैरिफ पूरी टैरिफ लगाएंगे। तो अब कहीं अगर टैरिफ लगाएंगे तो भाई सभी देशों पर वो बर्डन पड़ेंगे, और बर्डन पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है महंगाई कहाँ जाएगी, फिर वो कोई सोच नहीं सकता है। तो इस कारण से अब वो अमेरिका क्या है ना कि वो हमेशा नकेल कसता है, अब चाहे वो उसका दोस्त हो चाहे दुश्मन हो। वो अपना महत्व, या ये कह सकते हैं कि वो अपना वजूद बचाए रखने के लिए और अपनी ताकत या अपनी अहमियत दिखाने के लिए भी कई बार अमेरिका की तरफ से ये स्टांस या ये कदम उठाए जाते हैं, या इस प्रकार के बयान निकलकर सामने आते हैं। सबसे बड़ी बात कि कनाडा पर जिस तरीके से उन्होंने टैरिफ लगाने का काम किया, उसके बाद से टैरिफ वॉर शुरू होने की भी बात कही गई कि एक दुनिया में एक नई तरह की जंग शुरू हो जाएगी, टैरिफ वॉर। ब्रिक्स को लेकर उन्होंने कहा कि 100% तक टैरिफ लगा देंगे, यानी कि भारत में जो सामान बनता है और वहाँ जाता है, अगर 100 रुपये में जाता है तो उसकी कीमत 200 हो जाएगी, और 200 हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि भारतीय सामान को चाइना के ऊपर भी उन्होंने कर दिया, 10% अतिरिक्त उन्होंने लगा दिया। और चाइना ने इसके बाद कहा कि हम इसको मंजूर भी नहीं करते हैं और हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को उठाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ट्रंप जो हैं वो अपने बयानों को लेकर कहीं ना कहीं सभी देशों में एक टेंशन क्रिएट किए हुए हैं, खलबली भी मचाए हुए हैं कि आगे क्या होने वाला है। तमाम देशों के प्रतिनिधि उनसे मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच बाँछें किसकी खिली हुई है? इजराइल की, बेंयामिन नेतन्याहू की, क्योंकि न केवल उनको हथियार मिले हैं 10 साल तक लड़ने के लिए, बल्कि गाजा की ज़मीन को भी खाली कराने की बात चल रही है। और वहाँ पर यह कह दिया कि फ़िलिस्तीनी जो हैं वो जहाँ पर भी जाएंगे उनके लिए परमानेंट निवास वहीं पर होगा। लेकिन फ़िलिस्तीनी राज़ी नहीं है इसके लिए। फ़िलिस्तीनी कह रहे हैं कि हम अपनी ज़मीन को छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं, किसी कीमत पर नहीं जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले वक्त में आनंद दुनिया में एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। और ये जो फ़िलिस्तीनी लगातार वापस आ रहे हैं, सबसे बड़ी टेंशन गाजा के लिए यही हो गई है कि अगर फ़िलिस्तीनी, क्योंकि उत्तरी गाजा में लगभग 70 से 80% वापसी हो चुकी है, और अब बात ऐसे चलने लगी अगर शनिवार को हमास गलती कर देता है, गलती इन द सेंस कि अगर वो नहीं, लेकिन हमास को सपोर्ट मिल रहा है, बाकी देशों का सपोर्ट मिल रहा है, तो हमास भी अपने स्तर पर चीज़ें कर रहा है। अपने स्तर पर जो बयानबाजी हो रही है, या इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से बयान आया कि आप कर देना वरना फिर देखना, तो वो वरना फिर देखना में अभी तो देखना होगा कि रविवार को क्या होता है। लेकिन हमास ऐसा नहीं लगता कि पीछे हटने के लिए तैयार है, राज़ी होने के लिए तैयार है। तो आगे परिस्थितियां जो हैं वो इतनी आसानी से सुलझने वाली नहीं है, बिल्कुल आसानी से सुलझने वाली नहीं है। और जिस तरीके से लगातार जो ट्रंप का बयान आ रहा है, हर दिन जो बयान आ रहा है, वो कहीं ना कहीं युद्ध को एक तरीके से भड़का रहा है। क्यों? क्योंकि अब जैसे अब जेलेंस्की दूसरे देशों की तरफ मुंह मोड़ेंगे कि भाई हमको कहीं से सहयोग मिल जाए। लेकिन जेलेंस्की ने एक चीज़ और है, जेलेंस्की ने इस बीच में फिर वापस हम उस पर चले गए, लेकिन जेलेंस्की ने कहा है कि ये गलतफहमी है कि अमेरिका के बगैर हम युद्ध में बहुत दिन तक डटे रह सकते हैं।
यूरोपीय देश मदद कर रहे हैं, बिल्कुल, यूरोपीय लेकिन देश- गलत फहमी है ये कि अमेरिका का तो हमको साथ चाहिए ही चाहिए। उन्होंने भी दाना डाल दिया हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि ठीक है आप आ जाना, जो हमारी रक्षा करेगा हम उसको इन्वेस्ट कराने के लिए तैयार हैं, ये जेलेंस्की ने कह दिया है। तो आप देखिए बहुत सारी चीज़ें आने वाले वक्त में और भी सुलझेंगी और भी साफ तौर पर नज़र आएंगी। अभी तो धुंधली नज़र आ रही हैं, लेकिन बहुत जल्दी, चाहे वो गाज़ा की बात हो, इसराइल की बात हो या फिर रूस और यूक्रेन युद्ध की बात हो, चीज़ें बहुत जल्दी साफ हो जाने वाली है। आज की चर्चा में इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।